नमस्कार दोस्तों, BHIC 101 की जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला की आज हम इकाई 8 पर चर्चा करेंगे। ये इकाई जो 8 है, इसका नाम है वैदिक काल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें जो पता चलेगा वो यह पता चलेगा कि वैदिक कालीन सभ्यता के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि किस साहित्यिक स्रोतों से, किन पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता है, आपने हड़प्पा वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हड़प्पा के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था आर्यों का आक्रमण। लेकिन बात ये उठती है, क्या ये आर्यों का जो आक्रमण था ये काल्पनिक था या वास्तविक था, यानी कि ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिससे ये पता चलता है कि आर्यों का आक्रमण भारत पर हुआ था। लेकिन साथ ही साथ उन साक्ष्यों की क्या कमियां हैं जिससे ये सिद्ध नहीं होता कि आर्यों का आक्रमण भारत पर हुआ भी था या नहीं था। इसके बाद इस चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे कि क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि वैदिक कालीन सभ्यता की समाज, राजनीतिक व्यवस्था और धर्म का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि पिछली इकाइयों में हमने क्या पढ़ा था और इस इकाई में हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछली इकाइयों में आपने जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करी थी, 5वें चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में और 7वें चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात, हमने ये सुना होगा कि जो हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं इनके रचयिता कौन हैं? तो आप सभी को पता है आर्यों को वेदों का रचयिता माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मेन मेन चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आर्यों को वेदों का रचयिता माना जाता है। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो संस्कृति है, भारतीय उपमहाद्वीप का जो कल्चर है, इसका जो विकास हुआ है, इसके विकास में आर्यों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आर्यों को वेदों का रचयिता माना जाता है और साथ ही बहुत लंबे समय तक यह भी समझा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के संस्कृति के विकास में आर्यों की भूमिका रही। लेकिन क्या ये वास्तव में रियल है? अगर हम ऋग्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन करें, ऋग्वेद की सामग्री का सूक्ष्म परीक्षण करें, तो ऋग्वेद को जब आप गहराई से पढ़ोगे, उसे सही से जांच पड़ताल करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सभ्यता उस समय इतनी विकसित थी ही नहीं। ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि आर्यकालीन सभ्यता इतनी विकसित थी। तो जब आर्यकालीन सभ्यता इतनी विकसित थी ही नहीं, तो उसका हमारी पूरे के पूरे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके अलावा भारत में बहुत सारी ऐसी भौतिक विशेषताएं भी शामिल थी जो भारत के अलग अलग भागों में तो मिली हैं, लेकिन उनका वेदों से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि एक तरफ तो एक वर्ग ये मानता है कि वैदिक सभ्यता के जो रचयिता हैं वो आर्य हैं, और साथ ही साथ भारत के सांस्कृतिक विकास में भी किसका योगदान है? आर्यों का। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारी भौतिक विशेषताएं ऐसी हैं जिनका वैदिक सभ्यता से कोई लेना देना ही नहीं है, और जबकि आर्यों की जो सभ्यता थी वो खुद ही इतनी विकसित नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि क्या वास्तव में वैदिक सभ्यता के लिए आर्यों को जितना श्रेय दिया जाता है, क्या वो वास्तव में उस श्रेय के दिया जाना चाहिए? आगे कह रहा है, ऐसा कोई भी सांस्कृतिक ढांचा हमें नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि ये वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति है। ऋग्वेद के प्रमाण में ये कहा गया है कि सिंधु अर्थात 7 नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से संबंधित हैं कौन? आर्य। यह क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के निकट का है। लेकिन जब आप ऋग्वेद को पढ़ोगे तो गोमती नदी के बारे में भी लिखा है, दक्षिणी अफगानिस्तान और दक्षिणी जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो ऋग्वेद के प्रमाण तो हमें 7 नदियों वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं। एक और दूसरी ओर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हो गए, गोमती नदी के मैदान हो गए, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ तक इसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया है? यानी कि चैप्टर हमें ये बताना चाहता है कि वैदिक कालीन सभ्यता जो है उसका संबंध कहाँ तक है और ये जो सभ्यता है कहाँ तक विकसित थी। कुछ लोग ये कहते हैं प्रारंभिक व्याख्याओं के अनुसार इंडो आर्यों का स्थानांतरण जो सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित है कि वो पश्चिम एशिया से भारत में आए थे। यानी कुछ लोगों का कहना है कि इंडो आर्य सभ्यता जो है, ये जो आर्य लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये लोग पश्चिमी एशिया से आए हैं और यही लोग वेदों के रचयिता थे। लेकिन जो ये व्याख्या है, ये व्याख्या कहाँ तक सही है इसके बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है कि आर्य कई झुंडों में भारत में आए थे या कई चरणों में भारत में आए थे। यानी कि कुछ आर्य पहले आए, फिर कई साल बाद कुछ और आर्य आए, फिर कुछ कई साल बाद कुछ और आर्य आए। तो ऐसे में जो सभ्यताओं का अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में, उससे ये पता चलता है कि आर्य जो है वो एक साल भारत में नहीं आए हैं। आर्यों की अपनी एक भाषा थी, आर्यों का अपना एक भाषाई समूह था
जो इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाला था। लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो इतिहासकार हैं, ये लोग ये कहते हैं कि आर्य जो थे वो हड़प्पा वासियों से भिन्न प्रकार के हैं। यानी कि इतिहासकारों को एक समूह कहता है कि आर्यों की जो भाषाई समूह है वो हड़प्पा वालों से क्या थी, अलग थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना हमें ये बताना चाहती है कि वैदिक सभ्यता के रचयिता आर्य हो सकते हैं, उनका अपना एक भाषाई समूह हो सकता है, वो पश्चिमी एशिया से आए हुए हो सकते हैं, वो कई चरणों में भारत में आए हुए हो सकते हैं। लेकिन वहीं और दूसरी ओर देखो तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत के सांस्कृतिक विकास का पूरा श्रेय आर्यों को ही दिया जाए, क्योंकि आर्य सभ्यता तो खुद ही इतनी विकसित नहीं थी। दूसरी बात यह है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि आर्य जो हैं वो पूरे पूरे क्षेत्र में फैले हों। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ ऐसी मिली है भारत में जिनका वैदिक सभ्यता से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए चैप्टर को और गहराई से जानने की प्रयास करते हैं। तो आगे चैप्टर में बताया गया है कि अगर आपको वैदिक सभ्यता के स्रोत जानने हैं तो वैदिक सभ्यता के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रारंभिक वैदिक समाज का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पास दो प्रकार के स्रोत हैं। एक साहित्यिक, यानी कि जो किताबों में लिखी हुई साहित्य हैं, जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं जो ज़मीन के अंदर खुदाई के दौरान जो सामान हमें मिला है, भौतिक अवशेष मिले हैं, उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वो क्या चीज़ें बताती हैं हमें वैदिक सभ्यता के बारे में, ये चीज़। तो अगर आपको वैदिक समाज के बारे में जानना है तो आपके सामने कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? तो साहित्यिक स्रोतों में किताबें होती हैं। और पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं जो ज़मीन से खुदाई के दौरान जो सामान हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। तो जब आप वैदिक समाज को समझना चाहते हो तो आपके पास 4 वेद हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। तो अगर हम बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुरानी रचना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द जो है वो संस्कृत में विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होना। तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान होना। तो वेदों में प्रार्थनाएं लिखी हैं, वेदों में श्लोक लिखे हैं। इनकी रचनाओं में बहुत सारे कवियों का, बहुत सारे महर्षियों का योगदान है। बहुत सारे महर्षियों ने देवताओं के सम्मान में बहुत सारे मंत्र लिखे हैं, देवताओं के आह्वान के मंत्र लिखे हैं, मंत्रोच्चार का वर्णन किया गया इसमें। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा गया है, क्योंकि उस समय की जो ये मौखिक परंपरा के प्रतीक थे। श्लोक का तात्पर्य है कि उसका पाठ किया जाए, उसे कंठस्थ यानी कि बिल्कुल याद कर लिया जाए और मौखिक रूप से इसको स्थानांतरित कर दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो यही थी कि मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। एक व्यक्ति वेदों को पढ़कर सुनाता था और उसके शिष्य उसे सुनते थे और सुनते सुनते वो उसे कंठस्थ कर लेते थे, यानी कि पूरी तरीके से याद कर लेते थे। ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि चारों वेदों को संहिता भी माना जाता था और उस समय की मौखिक परंपरा के प्रतीक थे। और श्लोक का मतलब भी मैंने आपको बता ही दिया। उसका मतलब उसको पाठ को याद करो, उसको कंठस्थ करो और मौखिक रूप से स्थानांतरित करो। ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो वास्तव में प्रत्येक संहिता कई शताब्दियों के दौर में हुए संकलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि जब हम वैदिक संहिताओं की बात करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की बात करते हैं, तो जो इनकी रचनाएं वो एकदम से नहीं हुई हैं, एक बार में नहीं हुई हैं। इनकी रचनाओं में एक बहुत ही बड़ा समय लगा है, कई शताब्दियाँ लगी हैं। ऋग्वेद की अगर रचना की बात करें तो ऋग्वेद की रचना की कोई सटीक तिथि नहीं है कि इस सन को, इस तारीख में इसकी रचना हुई होगी। फिर भी एक जो अनुमान लगाया गया है वो ये कहा गया है कि 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई होगी। यानी कि 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में ऋग्वेद रचना हुई होगी। ऋग्वेद संहिता में टोटल 1028 सूक्त हैं, जिनमें असमान आकार की 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। यानी कि 10 पुस्तकें हैं, लेकिन सब में बराबर बराबर चीज़ें नहीं हैं, किसी में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी में कम। और इनमें से जो सबसे पुरानी किताबें हैं वो 2 से 7 तक की हैं। ये माना जाता है पहला और 10वां जो भाग है इसका, ये बाद में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद संहिता जो है इसकी रचना कब हुई है? 1500 BCE से लेके 1000 BCE के बीच में। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद संहिता में टोटल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसमें से टोटल कितने मंडलों में बांटा गया, इसे कितनी पुस्तकों में बांटा गया है? 10, जिसमें से 2 से 7 जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन हैं और पहले 9वें 10वें को बाद में जोड़ा गया है। अब देखो इसके बारे में भी 2 रायें हैं। विद्वानों का मानना है जो ये ऋग्वेद है ना, ये ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ आवेस्ता से लिया गया है और इसकी जो भाषा है उसमें उसी का प्रयोग हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें ईरान देश की, तो ईरान में एक ग्रंथ चलता है आवेस्ता। तो ये जो अवेस्ता नाम का ग्रंथ है,
तो अवेस्ता ऋग्वेद से ही पहले की रचना है। तो विद्वानों का मानना है जो ऋग्वेद पर छाप है वो अवेस्ता की है। और अवेस्ता कहाँ का ग्रंथ है? ये ईरान का ग्रंथ है। और अवेस्ता में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, दोनों एक ही है। तो ऐसे में भाषाई समानताओं के आधार पर लोग ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद है उस पर किसकी छाप दिखाई देती है? अवेस्ता की। और दोनों ग्रंथों में एक समान भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे माना जाता है कि पश्चिम एशिया से ही आर्य आए होंगे। यानी कोई कहे भाई आर्य पश्चिम एशिया से कैसे आए हैं, आप बताइए। तो आर्य पश्चिम एशिया से इसलिए आए होंगे क्योंकि पश्चिम एशिया में जो ईरान नाम का देश है वहाँ पर एक ग्रंथ मिला अवेस्ता, और अवेस्ता ग्रंथ में जो भाषा का प्रयोग हुआ है और ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है दोनों एक ही हैं। तो अगर भाषाई समूह एक है तो लोग भी एक होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्य जो हैं वो पश्चिम एशिया से आए हैं। लेकिन बात ये आती है कि आर्यों का स्थान एक ही था या वो विभिन्न ग्रुप में कहीं और से आए थे, तो यूरोप से या किसी और क्षेत्र से स्थानांतरित हुए थे। ऐसे में वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर इतिहासकार इस चीज़ पर सहमत हैं कि भाई जो आर्य हैं ये पश्चिमी एशिया से ही आए हैं। ठीक है भाई। तो अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो कितने साहित्यिक स्रोत थे जो हमने पढ़ा है अभी? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है भाई? जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो पुरातात्विक साक्ष्य कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया आपको, खनन के दौरान, खुदाई के दौरान जमीन के नीचे जो भी सामान मिलता है, सामग्रियाँ मिलती हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। तो अगर हम पिछले 40 वर्षों की बात करें तो सिंधु नदी, घग्गर नदियों के किनारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में बहुत सारे उत्खनन कार्य हुए हैं और हड़प्पा काल के बाद की भी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है। तो अगर हम देखें तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, ताम्रपाषाण संस्कृति, उत्तर हड़प्पा संस्कृति, और वहाँ पर जो मृदभांड यानी कि वहाँ पर जो बर्तन मिले थे, गेरू रंग के मृदभांड मिले थे, काले और लाल रंग के मृदभांड मिले थे, चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन देखो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जो शैली होती है ये उस समय की पूरी संस्कृति के बारे में नहीं बताती। इतिहासकार बस कह देते हैं कि इस टाइप के बर्तन चलते होंगे, लेकिन बात यह है कि जिस टाइप के पदार्थ जहाँ मिलेंगे वहाँ पर उसी टाइप के तो बर्तन मिलेंगे। तो ऐसे में बर्तनों से हमें कहीं की पूरी संस्कृति के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो किसी अगर विशेष संस्कृति का अध्ययन करना है तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। हमें ये भी देखना होगा कहाँ पर कौन सा कच्चा माल कैसे मिलता है और किस चीज़ का निर्माण कैसे होता है। तो ज़्यादा यहाँ पर भौतिक साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, ज़्यादा पुरातात्विक स्रोत नहीं मिले हैं, तो उसका वर्णन इसी प्रकार से किया गया है। आगे बात ये होती है कि जो आर्यों का आक्रमण है ये कल्पित है या वास्तविक है। यानी कि जैसे कि हड़प्पा वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हड़प्पा का पतन का प्रमुख कारण था आर्यों का आक्रमण, कि आर्य जाति के लोगों ने हड़प्पा के लोगों पर आक्रमण किया होगा और उनका जनसंहार किया होगा। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर शव भी मिले हैं। तो आर्य सभ्यता ने आर्य सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर दिया होगा और उसके बाद अपना आधिपत्य कर लिया होगा। लेकिन क्या ये बात सही है या गलत है, इसके बारे में भी इतिहासकारों की दो राय हैं। तो देखो, बहुत सारे विद्वानों ने क्या कह रहा है कि क्या आर्यों का आक्रमण एक कल्पना थी या वास्तविकता। अब हमें ये देखना है कि किस सीमा तक जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने में हमारी मदद करेंगे। यानी कि खुदाई के दौरान जो सामान मिला है उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या ये बात सही है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था या ये बात ऐसी खोखली है कि सिर्फ कल्पनाओं में है। तो देखो, पुरातात्विक विद्वानों ने बहुत सी उत्तर हड़प्पा यानी कि बाद की हड़प्पा संस्कृतियों को आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। तो देखो, हर एक सभ्यता 3 चरणों में चलती है। पहला चरण होता है प्रारंभिक, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है उत्तर। तो प्रारंभिक जो सभ्यताएं होती हैं वो शुरुआती सभ्यताएं होती हैं, फिर वो मैच्योरिटी में जाती हैं जहाँ मध्य हो जाती हैं वो, और फिर उसके बाद जो उत्तर है मतलब कि अंतिम सभ्यता, अंतिम समय जिस सभ्यता का चल रहा हो। तो उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम समय चल रहा था, उस दौरान के जो लोग थे तो विद्वानों ने उन्हें आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चित्रित धूसर बर्तन मिले हैं। तो चित्रित धूसर जो बर्तन हैं वो आर्यों की शिल्पकारिता के साथ जोड़ा जाता है कि भाई आर्यों ने जो बर्तन बनाए थे वो चित्रित धूसर तरीके के थे और इनका टाइम पीरियड 900 BCE से लेकर 500 BCE के बीच में माना जाता है। तो ये सब चीज़ें अनुमानों के आधार पर हैं। लेकिन ऋग्वेद को आप पढ़ोगे, अवस्था को आप पढ़ोगे जो कि ईरान का ग्रंथ था, तो यहाँ पर जो भाषा की समानता है इसका अनुसरण करते हुए विद्वानों ने सोचा कि जो बर्तन की किस्म है, मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्र है, इसके अलावा तांबे आदि की जो वस्तुओं में समानता है, ये सब पश्चिमी एशिया और साथ साथ ईरान से समानता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को पूरक बनाकर इन्होंने ये पुष्टि कर दी कि भैया आर्यों का आक्रमण यहाँ पर हुआ होगा। यानी कि अवेस्ता में जो भाषाई समानता है, चित्रित धूसर जो मृदभांड मिले हैं, तांबे में जो समानता मिली है, जो तांबा मिला था हड़प्पाई खुदाई में, इन सब के आधार पर इन्होंने ये सेट कर दिया कि भाई पक्का
जो आर्य हैं उन्हीं लोगों ने आक्रमण करके हड़प्पा का नाश किया है। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि ऋग्वेद और अवस्था में भाषागत समानताएं हैं, लेकिन ये समानता ये नहीं दर्शाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वो लोग आए होंगे। क्योंकि किसी देश की भाषा किसी देश की भाषा से मिली तो इसका मतलब थोड़ी वहाँ से वो लोग आ गए होंगे, ये तो एक अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा यह है कि अगर हम ताम्र पाषाण की बात करें, ताम्र बर्तनों की बात करें, पत्थरों की बात करें, शिल्प अवशेषों की बात करें, तो इसमें ज़्यादा समानता नहीं मिली है। आर्य लोगों की चीज़ें बनाई हुई अलग हैं, भारतीय लोगों की बनाई हुई अलग हैं। तो ऐसे में क्या आर्य एक खोखली अवधारणा है और सिर्फ भाषा से ही जुड़ी हुई हैं? तो ऐसे में उत्खनन में बहुत सारा सामान मिला है और उसके आधार पर 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहले विद्वानों का विश्वास यह है कि इंडो आर्य जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आर्य ही थे। इन लोगों ने हड़प्पा के नगरों पर आक्रमण किया और शहरों का सर्वनाश कर दिया। इन्होंने ऋग्वेद के उन श्लोकों के बारे में बताया, जैसे ऋग्वेद में बताया है कि इंद्र जो हैं वो किलों के निवासी को नष्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए ये लोग इंद्र को मानते थे, तो इसलिए इन्होंने हड़प्पा के शहरों के जो किले थे उनको नष्ट कर दिया, हड़प्पा को ख़त्म कर दिया और फिर ये लोग आ गए। यानी कि जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसका जब आप अध्ययन करोगे तो 3 तरीके के निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई हड़प्पा वालों पर आक्रमण हुआ, कहाँ से? आर्य लोगों ने, और इन्होंने यहाँ के किलों को संहार दिया। ये बात कैसे पुष्टि होती है? क्योंकि जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे मंत्र ये बताते हैं कि जो इंद्र हैं वो पुरंदर हैं, किलों का विध्वंस करते हैं, गढ़ विध्वंसक हैं, और इसी वजह से इन लोगों ने ऐसा फॉलो करते हुए हड़प्पा के किलों का नाश किया होगा। दूसरी बात यह है कि चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करने से आर्यों को जोड़ा गया है, लेकिन यह बात पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर आप मृदभांड संस्कृति देखोगे तो उनके आक्रमण की अवधारणा को मस्तिष्क में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए, हमें ये चीज़ें बहावलपुर और पंजाब में भी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिला। हरियाणा, ऊपरी गंगा के थार और पूर्वी राजस्थान में कुछ चीज़ें मिली हैं और बाकी जगह वो चीज़ें नहीं मिली हैं। तो अगर इन्होंने आक्रमण किया होता तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में सामान मिलता, एक ही जगह पर क्यों मिल रहा है? इसके अलावा दोनों संस्कृतियों के समय में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। उत्तर हड़प्पा काल और वैदिक सभ्यता काल के बीच में एक बहुत बड़ा समय है, और खुदाइयों के आधार पर जो सामान मिला है उसमें कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसमें हम इन दोनों को जोड़ सकें। कह रहा है 1750 BCE के बाद नगर एवं शहर, ऐसे औजार, मोहरे, तौल माप के साधन, व्यापार, नगरीकरण, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे करके लुप्त हो गई। तो पुरातात्विक खोजों के द्वारा जो खोजी गई उत्तर हड़प्पा काल की वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, धातु के औजार हैं, अन्य वस्तुएं हैं, भारत की इनका ताम्रपाषाण संस्कृति में जो भिन्नताएं हैं, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। यानी कि 1750 के बाद की जो चीज़ें हमें मिली हैं, 1750 BCE के बाद की जो चीज़ें हैं, तो आपको पता है जब हड़प्पा काल का पतन हो रहा था तो बहुत सारे नगर शहर ये लुप्त हो चुके थे, बहुत सारी मोहरे, तौल माप के जो बाट थे ये सब मिलने बंद हो गए थे, व्यापार खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक काल का जो ग्रामीण ढांचा था वो स्थिर था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर प्रश्न उठते हैं, और ये प्रश्न ये बताते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, इसके बारे में बहुत कम साक्ष्य हैं। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह कल्पना वाली बात है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह बिल्कुल सही बात है। तो इस बात का कोई भी पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई भारतीय सभ्यता की स्थापना की होगी। भले ही ऋग्वेद में बार बार विभिन्न दलों के बीच संघर्ष और लड़ाइयों का वर्णन हुआ हो, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं पता चलता है कि ये लड़ाइयाँ आर्य और अनार्यों के बीच में थी या फिर ये आर्यों के ही बीच में थी। लेकिन हमें इन वैदिक सभ्यताओं से, इन पुरातात्विक साक्ष्यों से आर्यों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, राजपरंपरा, राजनीतिक संगठन, इन सब के विश्वासों की जानकारी मिलती है। तो आगे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वैदिक कालिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।